कानून जो है वो कुछ कहते हैं, जब जमीन पर उनकी इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो कहानी कुछ और होती है। कहानी क्या है वो आप सुन लीजिए। कहानी इस वक्त ये है कि वो तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर में ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल नहीं हैं, उन तमाम लोगों को ज़मीन ख़रीदने में दिक्कत आ रही है। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को 2 यूनियन टेरिटरियों में तब्दील कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये था, ज़मीन का क्या होगा, नौकरियों का क्या होगा। नौकरियों को लेकर जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट में तरमीम लाई गई और तरमीम के ज़रिए डोमिसाइल इंट्रोड्यूस किया गया कि जम्मू कश्मीर की तमाम नौकरियों पर हक जो है जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल्स का ही होगा, जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदगान जम्मू कश्मीर होंगे उनका होगा। लेकिन उनकी भी कैटेगरीज हैं, एक तो वो जो पीआरसी होल्डर्स हैं और दूसरे वो हैं जो जम्मू कश्मीर में सालों से रह रहे थे, उनके पास पीआरसी नहीं था, उनके लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए जिन प्रोविजंस के ज़रिए वो भी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट बन सकते हैं। उसके बाद जब डोमिसाइल्स बनने शुरू हुए तो बड़ी तादाद में लोग लाइनों में लग गए। 60 साल के बुजुर्ग भी लाइनों में थे, 65 साल के बुजुर्ग भी लाइनों में थे। क्यों? हमको डोमिसाइल चाहिए। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, हमने कहा आपकी उम्र तो 55 साल है, तो आप डोमिसाइल का करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा ये डोमिसाइल आने वाले वक्त में हो सकता है कल ज़मीन बेचने, ज़मीन खरीदने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। हमने कहा मुमकिन नहीं है। लैंड एलिनेशन एक्ट और बाकी तमाम ज़मीन के वो कवानीन, जिन ज़मीन के कवानीन में पीआरसी होल्डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो तमाम कवानीन रिपील कर दिए गए हैं। तो उनके रिपील होने के बाद पीआरसी आपसे कोई मांग नहीं सकता, डोमिसाइल के लिए कोई क्लॉज इंट्रोड्यूस किया नहीं गया है, तो ना तो कोई डोमिसाइल आपसे डिमांड कर सकता है, ना आपसे पीआरसी कोई डिमांड कर सकता है। अब हमारी समझ कानून की यही थी कि भाई कानून में जो लिखा है वही ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गया वैसे वैसे हमको भी समझ आना शुरू हो गया कि जो किताबों में है, जो कवानीन में है, वो ग्राउंड पर हो ऐसा ज़रूरी नहीं। कानून की किताबों में कुछ भी लिखा हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा। ये ग्राउंड पर जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, उन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ ने जो करना शुरू किया है, उसके नतीजे में ये बात मैं कर रहा हूँ कि कानून जो है वो कुछ कहते हैं, जब ज़मीन पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो कहानी कुछ और होती है। कहानी क्या है वो आप सुन लीजिए। कहानी इस वक्त ये है कि वो तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर में ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल नहीं हैं, उन तमाम लोगों को ज़मीन ख़रीदने में दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि वो जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के पास जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगते हैं जो ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ज़रूरी हैं, तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम ये कर नहीं सकते हैं। तो जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं करेंगे, वो कहते हैं बाकी किसी ने किया नहीं तो मैं कैसे करूं, कोई और पटवारी करेगा तो मैं करूंगा, कोई और तहसीलदार करेगा तो मैं करूंगा। उसके बाद जब हमने थोड़ी और पड़ताल की और मालूम करने की कोशिश की कि क्या वाकई जिसे कहा जा रहा है, जिसे शोर है कि लाखों कनाल ज़मीन जो है वो उन लोगों को दी गई है जो डोमिसाइल नहीं है जम्मू कश्मीर के, हमें मालूम पड़ा कि ये सच नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ज़मीन पहले भी मंदिर के ट्रस्टों को, फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को पहले भी 90 साल की लीज पर मिलती थी और अब भी ज़मीन जो है उसी तरीके से इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को मिल रही है, जिसके लैंड एलिनेशन एक्ट में और बाकी तमाम कवानीन में भी प्रोविजनिंग थी। लेकिन जब एक आम आदमी दिल्ली का, पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का आज जम्मू कश्मीर आता है और ज़मीन ख़रीदने की कोशिश करता है तो बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है। कटरा में ऐसा ही कुछ मामला बना हुआ है। वहाँ पर भी बाहर का कोई आदमी, दिल्ली से कोई आदमी, उसे ज़मीन ख़रीदनी है, वो बार बार रेवेन्यू के मुलाजमीन के पास जाते हैं कि जनाब मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है बड़ा मैंडेटरी, आप दे दीजिए। वो कहते हैं जी मैं नहीं दे सकता, एक क्लास डोमिसाइल को ही आप अपनी ज़मीन बेच सकते हैं। अब ये नई एक टर्म हमारी समझ में आ गई कि जनाब 2 तरह के डोमिसाइल हैं, एक ए क्लास डोमिसाइल है, एक बी क्लास डोमिसाइल है। ए क्लास डोमिसाइल को जब समझने की कोशिश की, वर्बली ये समझ में आ गया कि ए क्लास डोमिसाइल वो हैं जिन्होंने पीआरसी से डोमिसाइल बनवाया है। बी क्लास डोमिसाइल वो हैं जिन्होंने अपना पीआरसी
जिनका पीआरसी, माफ़ कीजिएगा, जिनका डोमिसाइल इस बुनियाद पर बना है कि वो यहाँ पढ़े हैं या उनके आबा अजदाद यहाँ पर रहते थे या वो सिविल सर्वेंट हैं, इस बुनियाद पर उनका डोमिसाइल बना है। अब ये ए क्लास बी क्लास में लोग बांट दिए गए हैं, सी डी में बांट दिए गए। कैसे बांटे गए हैं कोई पता नहीं, किस सर्कुलर, किस एक्ट, किन कवानीन के तहत बांट दिए गए हैं कोई पता नहीं, कौन सा प्रावधान इस्तेमाल किया गया है वो भी पता नहीं, बिल्कुल कोई, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं, कानून के जानकारों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं। रजिस्ट्रेशन के लिए भी जब आप जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि इसके साथ पीआरसी लगाइए, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लगाइए। और आप जब आगे से ये सवाल पूछते हैं कि जनाब ज़मीन का कानून पीआरसी नहीं मांगता, आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस का वो क्लॉज बताकर आपको ये कहते हैं कि जनाब ये भी तो मालूम करना है ना कि आपको एग्रीकल्चर ज़मीन चाहिए या आपको नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन चाहिए। अगर आपको नॉन एग्रीकल्चर चाहिए तो नॉन एग्रीकल्चर के लिए तो हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर की ज़मीन जो है वो जम्मू कश्मीर के ही डोमिसाइल को मिलेगी। एग्रीकल्चरल लैंड जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल को मिलेगी। ये भी कंफ्यूजिंग है। ये इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि डोमिसाइल को आपने सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए मैंडेटरी कर रखा है। क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कोई सर्कुलर निकालकर या कोई रूल निकालकर या एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन उसके अंदर डाला है कि जनाब अगर आपको जम्मू कश्मीर में लैंड रजिस्ट्रेशन करानी है तो लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपका डोमिसाइल होना जरूरी है, या डोमिसाइल एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसमें होगा। आप डोमिसाइल लेते कैसे हैं, आप पीआरसी ले किन कवानीन के तहत रहे हैं, ये सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और ये जूं क्यों नहीं रेंग रही है, हमें इसकी कोई खबर नहीं। हमने तो ये शोर सुना था, हमने तो ये हंगामा सुना था कि जनाब लैंड राइट्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके लैंड राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड अगर बाहर से कोई भी आदमी खरीदना चाहे तो वो यहाँ पर खरीद सकता है। लेकिन किसको मालूम था कि जब आप कागजी कार्रवाई करने लगेंगे और कागजों के अंदर ढूंढना शुरू करेंगे, शहर के बीचों बीच एग्रीकल्चरल लैंड निकल आएगी। कटरा शहर के बीचों बीच एग्रीकल्चरल लैंड निकल आएगी। अलग अलग तरह की और ज़मीनों की किस्में हैं। ये सारी वो किस्में जिन किस्मों को आप बेच नहीं सकते, ये किस्में जो हैं शहरों के अंदर निकल रही हैं। तो जनाब अगर ये तमाम खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीनें हैं, इनके ऊपर मकान कहाँ से बन गए और 5 स्टोरी बिल्डिंग्स कैसे बन गई, प्लेशल बंगले कैसे खड़े हो गए। और अगर वाकई ये खेतीबाड़ी के लिए ज़मीनें हैं और इनके ऊपर जिस शख्स ने मकान बनाया है उसे ये भी तो साबित करना है कि वो खेतीबाड़ी कर रहा है। या अब आप ये कहते हैं कि अब खेतीबाड़ी करना ज़रूरी नहीं, आपके आबाओ अजदाद ने खेतीबाड़ी की थी, उसी से काम चला लेंगे। क्या उससे आज एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन जो है अंडरस्टैंड की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। आपका आज के वक्त में एग्रीकल्चरिस्ट होना ज़रूरी है। आपका आज के वक्त में एग्रीकल्चर की ज़मीन पर काबिज होना ज़रूरी है। जिस ज़मीन को आपने, जो ज़मीन थी तो एग्रीकल्चरल, लेकिन वक्त के साथ उस ज़मीन के ऊपर बिल्डिंगें बन गई, जिस ज़मीन के ऊपर आपने बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज खड़ी कर दी, आज भी आप कहते हैं ये ज़मीन इसलिए नहीं बेची जा सकती क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर हो कहाँ रहा है भाई? वो जो आपने लॉन लोगों ने घर के सामने बनाए उसको एग्रीकल्चर तो नहीं कह रहे आप। मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर एक मुकम्मल किताब लिखी जा सकती है और वो किताब इतनी, आप मानिए, इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि दुनिया का हर आदमी उस किताब को खरीद कर पढ़ना चाहेगा, क्योंकि उसको वहां से समझ आएगी कि एग्रीकल्चर जो है उसको वहां से समझ आएगी, माफ कीजिएगा, कि रेवेन्यू क्या होता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम कैसे करता है। इसीलिए अब जम्मू कश्मीर की सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को और उनकी पूरी टीम को यह तय करना है कि क्या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के अमेंडमेंट के बाद और 35A के ख़त्म होने के बाद बाहर से जो लोग जम्मू कश्मीर में आकर ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, चाहे वो कमर्शियल पर्पस के लिए ख़रीदना चाहते हैं या मकान बनाने के लिए ख़रीदना चाहते हैं, उन्हें कौन सा प्रोविज़न है लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो उन्हें रोकता है, कौन सा प्रोविज़न है जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट का जिसको लैंड रेवेन्यू एक्ट में लागू कर दिया गया है, कब किया गया है, किस तरीके से किया गया है। ये तमाम चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए ताकि एक आम आदमी को ये समझ में आए कि उसे जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनकार करता है कि जनाब हम
आप ये लैंड बेच नहीं सकते, हम फर्द नहीं काट सकते, हम यूं नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं। उसे समझ तो आए आखिरकार ये किन कवानीन के तहत किया जा रहा है। और दूसरा, ये जो पीआरसी लिया जा रहा है और ये जो डोमिसाइल मांगा जा रहा है लैंड की रजिस्ट्रेशन के लिए, ये किस कानून के तहत किया जा रहा है? क्या ये आज भी इंटीग्रल कंपोनेंट है जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू सिस्टम का? अगर है तो किन कवानीन के तहत है? और उसके बाद महाजनों और बाकी तमाम लोगों को लेकर वो जो उनके ऊपर भी कदगन लगी हुई है कि जनाब आप एग्रीकल्चर की लैंड 4 कनाल से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, फलां जगह आपको लैंड बेची नहीं जा सकती। भाई जो कानून ही ख़त्म हो गया, जो लैंड एलिनेशन एक्ट जो कानून ही ख़त्म हो गया, उस कानून के ख़त्म होने के बाद अगर आपने नए सर्कुलर को इशू किए, जिन सर्कुलरों के तहत आपने ये तमाम गाइडलाइंस जो हैं रेवेन्यू विभाग के लोगों को बांटी हुई हैं, जिन गाइडलाइंस के तहत ज़मीन बेचते वक्त, रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो इन तमाम अड़चनों में लोगों को फंसा कर रख रहे हैं, अगर आपने कोई ऐसे सर्कुलर निकाले हैं तो उन्हें खुदारा पब्लिक कीजिए ताकि लोगों को पता चले और लोग अवेयर हों कि जनाब जम्मू कश्मीर में जो बदलाव बहुत बड़े बड़े लाए गए थे ज़मीन के निज़ाम में, गवर्नेंस के सिस्टम में, उन तमाम निज़ामों के अंदर जो बदलाव किए गए थे वो बदलाव हकीकत में ग्राउंड पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। क्यों नहीं किए गए हैं, ये सवाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा जाना चाहिए। जवाब भी वही डिपार्टमेंट इसका दे सकता है। आम आदमी सिर्फ ये कर सकता है कि परेशान होकर इधर से उधर और उधर से इधर घूम सकता है।